स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आज के समय में हमारे सामने जो डिजिटल क्रांति आपको दिखाई देती है, डिजिटल क्रांति का आधार क्या है? इस क्रांति का आधार है मोबाइल, जिसके सहारे आप और हम जीवन अपना जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन का उत्पादन में आज भारत पूरी दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा देश बन चुका है। और इसी के साथ में अगर एक और डेटा पे चर्चा करें कि 2014 में हम इस उत्पादन में, प्रोडक्शन में कहीं पर भी नहीं खड़े हुआ करते थे, बहुत पीछे हुआ करते थे, तो आपको कैसा लगेगा? आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने कैसे उन ढेर सारे मिथ को तोड़ा। जिस भारत को सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर माना जाता था, आज वो भारत प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर होने के साथ में दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्टर के तौर पर भी काम करता है। हमारी ज़रूरतों का 26% के आसपास सिर्फ प्रोड्यूस करने वाला भारत आज अपनी ज़रूरतों का 99% कैसे प्रोड्यूस कर पा रहा है। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है, एक बहुत ही शानदार कहानी है। अगर इसी कहानी पे काम किया जाए तो भारत के हर एक क्षेत्र में हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं। ये कहानी आप सबको इंस्पायर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत कैसे बदल रहा है इसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत शानदार कहानी को। आपको मेरे पीछे एक स्लाइड दिख रही होगी जिस पे लिखा हुआ है भारत वैश्विक मोबाइल विनिर्माण केंद्र में मेक इन इंडिया की एक दशक की अभूतपूर्व कहानी। 2014 से शुरू होता है सारा का सारा सफर। सरकार बदलती है, और सरकार बदलने के साथ में सबसे पहले पॉलिसी बदलने पे काम करती है, और पॉलिसी बदलती है कि अब हम हर चीज़ को भारत में बनाना शुरू करेंगे। हालांकि जब किसी भी चीज़ को शुरू किया जाता है तो उतना आसान नहीं होता है। आसान होता क्यों नहीं है? क्योंकि ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं। ढेर सारे चैलेंजेस में सबसे पहला रॉ मटेरियल है, उसके बाद स्किल्ड लेबर है, पॉलिसीज़ है, फंड्स हैं, तकनीक है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। इससे संबंधित बेहतरीन नीतियां बनाना शुरू करते हैं, और उसी के बाद में असेंबली और असेंबलिंग से धीरे 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 माइक्रो मैन्युफैक्चरर। ये सर माइक्रो मैन्युफैक्चरर क्या है? हम धीरे धीरे पार्ट्स बनाना शुरू करते हैं, और उन पार्ट्स को फिर इंडिया में असेंबल करके एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करते हैं। सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिसके कारण चाइना, जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, उसको छोड़कर कंपनियां भारत आती हैं। इस कहानी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे सैमसंग भारत में आके प्रोडक्शन करना शुरू कर रहा है, कैसे एप्पल भारत में इतने सारे प्रोडक्ट बना रहा है कि एक समय हुआ करता था हर 10 में से 9 एप्पल उपयोगकर्ता जो थे भारत में विदेशी फ़ोन को यूज़ करते थे। आज 10 में से 9 भारत में बनने वाले आईफोन को यूज़ कर रहे हैं। ये सारे के सारे बदलाव ये बहुत शानदार नीतियों के थ्रू यहाँ पर शुरू हुआ। एक समय हुआ करता था कि भारत में सिर्फ और सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी। आज 300 प्लस हैं ये मोबाइल फ़ोन की। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताऊं तो भारत सरकार ने अभी रिसेंटली एक सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था। उसका पर्पस है चिप को बनाना, और ये चिप क्या है? हमारे मोबाइल फ़ोन की दिल, धड़कन और जान है। जब इस प्लान को लॉन्च किया गया तो उसी के साथ में 62,500 करोड़ का एक सरकार ने इनिशिएटिव लॉन्च किया, और उस इनिशिएटिव का पर्पस था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इस्टेब्लिश करना। आज हम पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आते हैं। आगे आने वाले समय में 2030 तक चाइना को पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के तौर पर इस्टेब्लिश होना। सर मोबाइल फ़ोन असेंबली, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर, इनसे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है? इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हम लोग असेंबली की बात करते हैं। असेंबली मतलब आपके पास पार्ट बन के आते हैं चाइना से, ताइवान से, जापान से, साउथ कोरिया से। आप उनको असेंबलर करते हैं, स्क्रू लगा के टाइट करके भेज देते हैं। आप स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी हमने डिस्कस भी किया है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि आप बहुत सारे पार्ट्स को यहाँ पे बनाते हो, और पार्ट्स को बनाकर और दूसरे देशों से बने हुए पार्ट्सों की सहायता से उसको कंप्लीट करके तैयार करके दे देते हैं। देखो 100% मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रहे हैं, तकनीक की ट्रांसफ़र की अभी कमी है, लेकिन हम 70-85 जो है प्रोडक्शन इंडिया में करके मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, और भारत को मैन्युफैक्चरर इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है सर? इसका फ़ायदा है बच्चे, फ़ायदा ये है कि इसके कारण लाखों जॉब क्रिएट होते हैं। इसके कारण मोबाइल फ़ोन का कितना इंपोर्ट हमारा बच गया है।
इसके कारण हम लाखों मोबाइल फ़ोन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करता है, जो भारत में फॉरेक्स रिजर्व को बचाता है, जो भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और बहुत सारे फ़ोन जो महंगे हुआ करते थे, इन फ़ोन को बहुत सस्ती कीमत में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। ये कहानी की शुरुआत बहुत पहले से हुई। हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये है विनिर्माण इकाइयों का भारी विस्तार। 2014 में आप देखेंगे कि भारत में 3 सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी। 2024-25 की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास 300 प्लस इकाइयाँ। देखो 14 में केवल 2 हुआ करती थी। एक दशक में 150 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि, 150 टाइम्स ये ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है, जो बताता है हमारी पोटेंशियल की कि कितनी पोटेंशियल हमारे पास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको माहौल बनाना पड़ेगा, आपको इन्फ्रा बनानी पड़ेगी, आपको नीति बनानी पड़ेगी। माहौल, इन्फ्रा और नीति की वजह से आज हम 300 प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर काम कर रहे हैं। मतलब 300 इकाइयाँ ऐसी हैं जो मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं। इन 300 इकाइयों में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, ये 300 इकाइयाँ कितनी स्थानीय जो हमारे एमएसएमई इंडस्ट्री हैं उनको सपोर्ट कर रही होंगी, और इनके कारण कितने सारे रॉ मटेरियल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी जॉब यहाँ पे मिली होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, हमने कैसे वृद्धि लेकर आए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यहाँ पे बढ़ावा दिया। विनिर्माण मूल्य में 22 गुना का उछाल आया। आप लोग देखेंगे कि हम लगभग पहले 18,000 है ना, 18,900 करोड़ के आसपास का उत्पादन करते थे। अब ये उत्पादन बढ़कर कितना हो गया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 4,22,000 करोड़ का। अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बन गया है। 18,000 करोड़ के उत्पादन करने वाला भारत 10 साल में अचानक 4,22,000 करोड़ के मूल्य के मोबाइलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। अब ये उत्पादन पूरे तरीके से सप्लाई चेन को व्यवस्थित करता है, और सप्लाई चेन को व्यवस्थित करता है तो सर्कुलर जो इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। सर्कुलर इकोनॉमी आपके पास डेवलपमेंट लेकर आती है, आपके पास ग्रोथ लेकर आती है, एम्प्लॉयमेंट लेकर आती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा यहाँ पर दे देती है। फिर ये डेटा को कंपेयर यहाँ पर करें तो डेटा कंपेरिजन आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। पहले 2 यूनिट काम करती थी, अब आप लोग देखेंगे 300 प्लस यूनिट काम कर रही हैं। पहले 18,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू का प्रोडक्शन करते थे, अब आप देख रहे हैं कि 4,22,000 करोड़ के आसपास की जो करेंसी वैल्यू है उसका उत्पादन कर रहे हैं। पहले हम लोग 26% के आसपास ही उत्पादन करते थे भारत की मांग का, अब 99% प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, इंडिया की डिमांड का, और इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। ये सारा का सारा कंपेरिजन डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है कि कितनी वैल्यू आपके पास बढ़ चुकी है। ठीक है, निर्यात सिर्फ 1,500 करोड़ का करते थे, आजकल 2 लाख करोड़ के आसपास का निर्यात कर रहे हैं, और ये उत्पादन शेयर को भी यहाँ पे बताया गया है। ये डेटा कंपेयर करके सिर्फ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सरकार अगर बेहतर पॉलिसी पे काम करती है तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पर इस्टेब्लिश हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 डेटा को हमने कंपेयर किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम दुनिया के 4 बड़े मोबाइल उत्पादक की बात करें तो अभी भी पहले नंबर पर आपको चाइना देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर वियतनाम, और चौथे नंबर की जब भी आपसे कोई बात करता है तो हमारा दक्षिण कोरिया है। अगर हम आज से 10 साल पहले जाके देखते हैं तो भारत का यहाँ नाम भी नहीं मिलता था। अभी भारत सरकार की जो स्कीम लॉन्च की गई है उसका पर्पज़ ये है कि आने वाले 5 से 6 सालों में हम भारत को मोबाइल फैक्चरिंग के हब के तौर पर इस्टेब्लिश करें, और जो दूसरे नंबर पर भारत खड़ा है इसको पहले नंबर पर यहाँ से हमको लेके जाना है। ठीक है, तो टॉप 4 प्रोड्यूसर कौन है आप इनको भी देख लीजिएगा। अब देखो वैश्विक बाजार में भी हमारा दबदबा है, लगभग 1.29 लाख करोड़ के निर्यात के हमने मोबाइल फ़ोन को एक्सपोर्ट किया है। 1.29 लाख करोड़ के मोबाइल फ़ोन को एक्सपोर्ट करना, समझिए भारत जो अपनी आवश्यकता का 76% के आसपास इंपोर्ट करता था, भारत अब इतना एक्सपोर्ट कर रहा है। ना सिर्फ इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि हम हमारी आवश्यकता का 99.99% प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करना, समझ रहे हो कितना हमने पैसा बचाया, कितना इंपोर्ट में फॉरेक्स रिजर्व बचाया। और एक्सपोर्ट जब होता है तो ट्रेड डेफिसिट को भी आप क्या कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। तो हम निर्यात के हब के तौर पर भी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए हैं। अब हमने आयात से पूर्ण स्वतंत्रता की ओर यहाँ पे कदम रखा, और आयात से पूर्ण स्वतंत्रता की ओर कदम इसी तरीके से हो पाया कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग है इस पर फोकस किया, प्लांट लगाए, बहुत शानदार नीतियाँ बनाई, और ये संभव यहाँ पर हो पाया। फिर हम लेकर आए मेक इन इंडिया के प्रमुख घटक क्या है। देखो हमको भारत में बनाना था, अब मुझे भारत में मोबाइल फ़ोन बनाना है। डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन बनाना तो संभव नहीं है,
लेकिन अगर धीरे धीरे काम करना शुरू किया जाए तो ये संभव यहाँ पर हो सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो चार्जर और बैटरी हैं इन पे काम करना शुरू किया। चलो कुछ नहीं तो धीरे धीरे पार्ट्स बनाना शुरू कर देते, यही तो रणनीति कहलाती है, यही तो एक बहुत शानदार स्ट्रेटजी है। आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं छोटा छोटा करना शुरू कर दीजिए। चार्जर और बैटरी पे हमने काम करना शुरू किया, फिर डिस्प्ले जो मॉड्यूल हैं इनको बनाना शुरू किया, इसी के साथ में जो केबल है ये हमने बनाना शुरू किया और कैमरा मॉड्यूल प्रोड्यूस करना शुरू किए। मतलब जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन के बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं इनको हमने बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ में आप देखेंगे कि अब हम सेमीकंडक्टर चिप को बना रहे हैं, तो डेटा स्टोरेज की या मोबाइल फ़ोन की जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी भारत में ही करेंगे। आगे आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे भारत 90% के आसपास इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और आने वाले कुछ समय में 100% मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। ये पूरा डेटा आपको बता रहा है भारत की बढ़ते भारत की बहुत ही शानदार कहानी कि क्या क्या हमने किया और कैसे सब भारत में हो पाया, क्योंकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को हम लोग लेकर आए और सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ। अब इसने रोजगार सृजन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दिए, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। जब आप कुछ भी काम करना शुरू करते, अगर जैसे डायरेक्ट सब लोगों को मिला लिया है तो लगभग 25 लाख के आसपास रोजगार सिर्फ और सिर्फ इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने दिए हैं। हालांकि अब ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है तो दिखती नहीं है कि जॉब क्रिएट हो रही हैं, पर हमारी सोसाइटी में इनडायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जब रोजगार मिलता है तो सोशो इकोनॉमिक स्थिति बेहतर होती है। एजुकेशन हेल्थ पे फोकस करते हैं, पर्सनल हेल्थ ग्रोथ पर फोकस करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड ठीक होते हैं और यही आपकी पूरी सर्कुलर इकोनॉमी को कंटिन्यू करता है। तो सिर्फ और सिर्फ उत्पादन के हब नहीं बने, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के हब नहीं बने, हमने इससे बहुत सारे रोजगार हैं, इन रोजगार को भी यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है ना। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि ये सब हो कैसे पाया। देखो 14 में हम सिर्फ और सिर्फ असेंबली के दौर में आए, 2014 से 16 के बीच में शुरुआत हमने ऐसे की। फिर सब असेंबली, चार्जर, बैटरी पैक का विकास किया। पहले हम पूरा असेंबल कर रहे थे 2014 से 16 में, फिर आइडिया आया कि कुछ तो बनाया जा सकता है, तो हमने क्या किया, चार्जर, बैटरी और पैक का विकास कर दिया। फिर जटिल घटक बनाना शुरू कर दिया, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल बनाना शुरू किया और सेमीकंडक्टर ये भविष्य का केंद्र बिंदु है। जब ये बन जाएगा हम स्टोरेज डिवाइसेस बनाना शुरू कर देंगे, तो मोबाइल फ़ोन का 90% के आसपास जो रॉ मटेरियल है भारत में ही बनेगा, मतलब भारत ही इसको मैन्युफैक्चर करेगा और थोड़े आने वाले समय में और बेहतर सपोर्ट करके 100% जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया में ही होना शुरू हो जाएगी और फिर हम चाइना को बेहतर तरीके से काउंटर यहाँ पे कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें शुरू कैसे होती हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग PMP लॉन्च किया। जो पहली नीति है ना, ये पहली नीति सरकार की है, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान के नाम से जानते हैं। ये फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान है क्या, सरकार ने क्या किया कि जो भी तैयार मोबाइल फ़ोन है इन पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि तैयार जो फ़ोन है इन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, पुर्जों के स्थानीय निर्माण पर जोर दिया और कंपनियों के लिए भारत में असेंबली करना अनिवार्य हुआ। मतलब क्या है कि आप अगर बाहर से फ़ोन तैयार करके ला रहे हो भारत में तो ये महंगा रहेगा, इस पे कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी, आपके फ़ोन के जो प्राइजेस हैं उससे महंगे में आपको बेचना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप भारत में इसको असेंबल करना शुरू करिए। आप बोलेंगे सर असेंबलिंग से क्या ही होता है। अरे भाई, किसी चीज़ की शुरुआत हमको यहाँ पे करनी है, पहले एक इकोसिस्टम को डेवलप करना है, पहले एक माहौल को डेवलप करना है, बेसिक स्किल्स लेकर आनी है। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि भाई आप यहीं पर असेंबली करना शुरू करो और जो कल पुर्जे सब पार्ट हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन का चार्जर हो, बैटरी हो या दूसरे प्रोडक्ट हैं, आप इनको यहीं बनाओ। अगर आपको भारत में व्यापार करना है तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहीं करना पड़ेगा। इससे हम पहले असेंबल करना शुरू किए, पर इसने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, इसने भी इकोसिस्टम को जनरेट किया और भारत में जो असेंबल किए हुए फ़ोन हैं इनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे यही कहानी हमको आगे लेके जाएगी। तो शुरुआत होता है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग से, PMP से। फिर PLI स्कीम, एक गेम चेंजर के तौर पर सरकार ने एक प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को क्या किया, लॉन्च किया। PLI का मतलब होता है कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। मतलब क्या है, आप भारत में आइए, भारत में फैक्ट्री लगाइए, आप जो भी प्रोड्यूस करोगे टोटल जो वैल्यू रहेगा उसके 4 से 5% के आसपास सरकार आपको इंसेंटिव देगी। आप समझिए, भारत में आके कंपनी लगाइए, आपको बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं, ज़मीन मिल जाएगी, जो
रूल्स एंड रेगुलेशन है, परमिशन है, मिल जाएंगी, लेबर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़ें आसान करके सरकार दे रही है। फिर भी प्रोडक्शन पर टैक्स फ्री करके दे रही है। प्रोडक्शन पर टोटल जो भी प्रोडक्शन करोगे उस पर 2 से 6% के आसपास इंसेंटिव सरकार देगी। अब ये 2 से 4% आपको कम लग सकता है, कंपनियां हजारों करोड़ में प्रोडक्शन करती हैं और हजारों करोड़ का 4 से 6% भी कंपनी का सीधा प्रॉफिट होता है। तो जो ओनर होते हैं उनको लगता है यार ये तो अपना सीधा ही प्रॉफिट है, क्या ही जा रहा है। तो जैसे ही हम लोग पीएलआई को लेकर आए, ये 4 से 6% उत्पादन पर नगद इंसेंटिव, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ने एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गजों को आकर्षित किया। 1.35 लाख से अधिक डायरेक्ट नौकरियां पैदा हुई और 7 लाख करोड़ से अधिक का कुल उत्पादन यहाँ पर हुआ। अब जो एप्पल चाइना जा रहा था इकोसिस्टम के कारण, जो सैमसंग चाइना जा रहा था इकोसिस्टम के कारण, उसको भारत में वो इकोसिस्टम मिल गया। इसी के साथ में भारत सरकार का सपोर्ट मिल गया, बहुत शानदार नीति मिल गई, सस्ता लेबर मिल गया, सस्ता रॉ मटेरियल मिल गया और इसी के साथ में प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो क्या है, दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो जो ताइवान जा रहे थे, जो चाइना जा रहे थे, भारत में आने लगे और भारत में बहुत बड़े लेवल पर सैमसंग और आईफोन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं और यही वजह है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पे इमर्ज होता है। तो सेकंड बेटा क्या है, पीएलआई सरकार लेकर आई। फिर है इकोसिस्टम का हमने विकास शुरू किया, एसपीईसी, कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देना शुरू किया। ईएमसी, नोएडा, तमिलनाडु और कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर शुरू की। सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन को 2021 में लॉन्च कर दिया। हम सेमीकंडक्टर के पूरे इकोसिस्टम को बनाना शुरू कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर 2.0 को अभी लॉन्च किया है, अगले 6 सालों में सेमीकंडक्टर के हब के तौर पे बनना है। सेमीकंडक्टर इस मोबाइल फ़ोन का दिल, धड़कन और जान है। तो सेमीकंडक्टर 1.0 ने प्रोडक्शन को और बूस्ट किया, सेमीकंडक्टर 2.0 इसको और बूस्ट करेगा और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को सरकार स्थापित कर रही है पूरे भारत में। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होते क्या है, एक बड़ा सवाल है। जैसे आपने बिजनेस पार्क देखे होंगे, आईटी पार्क देखे होंगे, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होते हैं। एक रेडी टू यूज़ आपको सरकार जगह देगी। आप ये समझिए, एक फैक्ट्री सरकार आपको दे रही है, वहाँ जाके आपने उसमें पैसा डालना है, सिर्फ और सिर्फ पैसा डालना है और प्रोडक्शन करना शुरू कर देना है। तो पूरे भारत में ईएमसी 1.0 आया, फिर ईएमसी 2.0 आया और इससे कंपनियां भारत में आके आसानी से प्रोडक्शन करना शुरू कर रही। तो पहले हमने जो बाहर से फ़ोन आ रहे थे उस पर ड्यूटी बढ़ाना शुरू किया, तो कंपनियों को डर लगा, मजबूरी में भारत में असेंबलिंग करना शुरू की। फिर पीएलआई लेकर आए, मतलब अब भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कीजिए, तकनीक लेकर आइए और बड़े लेवल पर ही उत्पादन कीजिए। फायदा दिया, कंपनी आई। तीसरे नंबर पर हमने क्या किया भाई, हम इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। अब जो भी पार्ट्स आपको चाहिए फ़ोन के बनाने के लिए, सब कुछ भारत में ही मिलेगा और भारत में मिलेगा तो 100% मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होगी, भारत में होगी और भारत के हर एक सेक्टर में जॉब आपको मिलेगी और इससे हम इंडस्ट्रियल तौर पर बहुत आगे बढ़कर जाएंगे। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम का हमने विकास किया और चीज़ें बेहतर हो पा रही। अब एक केस स्टडी को समझने की कोशिश कीजिए कि एप्पल की बात करें, अब दुनिया की 14% से ज़्यादा आईफोन बना रहा है। फॉक्सकॉन, टाटा और पेट्रोगॉन ने बड़े अवसर पर निवेश किया है। आईफोन भारत से निर्यात होने वाला सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद यहाँ पे बना हुआ है। अब समझिए, 2014 में भारत में यूज होने वाले 10 में से 9 आईफोन बाहर से आते थे, चाहे वो चाइना हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो। आज भारत से 14% फोन जा रहे हैं। पूरी दुनिया में सैमसंग जितना बनाता है उसका 14%, सॉरी एप्पल जितना बनाता है उसका भारत में बना रहा है, ध्यान रखिएगा। और भारत से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जाते हैं उनमें सबसे बड़े स्तर पर आईफोन जाता है। हालांकि अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे 100% प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पूरे तरीके से तकनीक को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। लेकिन ये कहते हैं ना कि शुरू तो कीजिए आप चलना, अंत पर आप पहुंचे जाएंगे। धीरे धीरे हम इसको 40 और 50% को प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। कितने बड़े स्तर पर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगा, कितने बड़े स्तर पर आपके ट्रेड को बूस्ट करेगा, फॉरेक्स रिजर्व को बचाएगा एंड डिमांड एंड सप्लाई की चेन को पूरी करेगा। तो ऐसे करके भारत ये सारे के सारे मुकाम यहाँ पे हासिल कर पाया। अब इसका सोशल इम्पैक्ट की आपसे कोई बात करेगा, सोशल इम्पैक्ट क्या है आप समझिए। सबसे पहली चीज़ तो 10 साल में 25 लाख से अधिक जॉब इसने क्रिएट कर दी है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी इसमें हमको देखने को मिल जाती है। और अगर आपसे बात करें, जो पूरे भारत है, इस पूरे भारत में तकनीकी क्रांति लेकर आया, संचार क्रांति लेकर आया और ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो हम ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के हब बन रहे हैं, जबकि भारत को एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर भी क्या कर रहे हैं बेटा, सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो घरेलू मूल्य संवर्धन आपका कैसे बढ़ना शुरू हुआ। पहले 10% था, फिर 22%, अब 50% के आसपास हमारा लक्ष्य है 2030 तक, है ना। असेंबली से आगे बढ़कर चिप्स और डिस्प्ले का भारत में निर्माण करना है और 100% मैन्युफैक्चरिंग को भारत में ही करना शुरू करना है, ये हमारे टारगेट है।
ठीक है। आगे की रहा, ये $300 बिलियन के आसपास का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना है, स्वदेशी ब्रांड लावा माइक्रोमैक्स को फिर से वैश्विक स्तर पर खड़ा करना है, डिजाइन और R&D पर आत्मनिर्भरता, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे कमेंट में बोलते हैं सर भारत की कोई भी कंपनी नहीं है। आप समझिए, हमारे यहाँ पर आके दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट उनका बाहर जा रहा है। पर एक बात समझिए कि कितना बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, कितना बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे हम तकनीकी तौर पर विकास करेंगे और जो स्वदेशी कंपनी इसको बढ़ावा देंगे। एक समय हुआ करता था कि कार बहुत अच्छी भारत में नहीं बनती थी भारतीय कंपनी के द्वारा, लेकिन जब सरकार ने सपोर्ट करना शुरू किया, फेवरेबल पॉलिसीज बनाई, तो आज दुनिया में बहुत ही शानदार कार कहाँ बनती है, भारत में बनती है। तो ऐसे करके हम इसको भी आगे लेके जाएंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, देखो सेमीकंडक्टर मिशन यहाँ पे काम कर रहा है, ये और सपोर्ट करेगा आपको, 2.0 और सपोर्ट करेगा। अभी सरकार जो स्कीम लेकर आई वो और सपोर्ट करेगी, है ना। तो ऐसे करके भारत अपने आप को बहुत बेहतर यहाँ पे बनाता जा रहा है। अब अगर हम थोड़े से मोबाइल फ़ोन के डेवलपमेंट की बात करें, देखो पहला मोबाइल 1973 में आया था। मोटरोला के शोधकर्ता मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को कॉल किया था, ठीक है। उपकरण मोटरोला डायनेमिक TAC 800, जिसे इसके आकार के कारण द ब्रिक कहा जाता है, बहुत ही बड़ा था, 1.1 किलोग्राम का। आजकल छुटके छुटके फ़ोन लेके चले जाते हैं। यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। आगे जाके फिर आप देखेंगे जनरेशन 1G आया 1980 में, केवल एनालॉग वॉइस कॉल करना। 2G आया 1990 में, डिजिटल सिग्नल, SMS और डेटा। 3G आया 2000 में, वीडियो कॉल और हाई स्पीड इंटरनेट। 4G 5G आप लोग देखेंगे ये अब हमको वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर AI और बहुत तेज स्पीड आपको देखने को मिल जाती है इंटरनेट की। तो 1973 में मोटरोला ने जिसकी शुरुआत की, उसको फिर एप्पल और सैमसंग बहुत आगे लेके चले जाते हैं और आज हमको बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिल जाती है। तो IBM सिमन 1992 दुनिया का पहला स्मार्टफोन जिसने टच स्क्रीन और ईमेल की सुविधा यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगी, IBM सिमन 1992 है। फिर आईफोन 2007 स्टीव जॉब्स द्वारा आधुनिक टच इंटरफेस क्रांति की शुरुआत। 2007 में शुरू हुआ ये सफ़र टच स्क्रीन और दुनिया के खतरनाक जो स्मार्टफोन इनको बनाने का, आज कहाँ पहुँच चुका है हम भी शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एंड्रॉयड 2008 में आया। गूगल के ओपन सोर्स OS ने मोबाइल को जन जन तक पहुँचाया। गूगल नहीं आता तो शायद नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आईफोन आज भी लोगों के लिए एक अजीब पहेली बना हुआ है, बहुत ही महंगा फ़ोन होता है। एंड्रॉयड आया, पूरी दुनिया में क्रांति हमको देखने को मिली, ठीक है। अगर भारत में संचार क्रांति की बात करें तो 1995 से शुरू होती है। 31 जुलाई 1995 को भारत में पहली कॉल कोलकाता से दिल्ली गई। मुख्य पात्र जोशी बसु CM वेस्ट बंगाल और सुखराम संचार मंत्री हुआ करते थे। मोदी ट्रेल्स ये आपका वो चलता था संचार कंपनी, और शुरुआती कॉल दरें 16 रुपये प्रति मिनट हुआ करती थी। धीरे धीरे भारत में फिर मोबाइल फ़ोन का विकास हुआ। विकास कैसे हुआ देख लीजिए। NTP आया 1994 में, निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति यहाँ पे दी गई। NTP 1999 लाइसेंस शुल्क को राजस्व साझाकरण पर मॉडल में बदल दिया। ट्राई आया 1997 में, नियामक प्राधिकरण की स्थापना से उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित हुई। और NDCP 2018 डिजिटल इंडिया हेतु 5G और फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर आया। तो 1995 में शुरू हुआ सफ़र को और बेहतर कौन बनाता है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है जियो रेवोल्यूशन 2016 का। जियो जब फ्री में इंटरनेट लेके आता है तो पूरे भारत में संचार, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन की क्रांति आती है। देखो क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, पर आज हम जिन माध्यम से, जिन सोर्सेज से सरकारों को, व्यवस्थाओं को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो सोर्सेज और व्यवस्थाएं भारत में 1947 के बाद कभी संभव नहीं हो पाए। लेकिन हो पाए कब? 2014 के बाद, जब नीतियां बदलती हैं, एक बहुत शानदार माहौल बनता है। ये ज़रूरी है डेवलप होने के लिए। हालांकि देखो हर जगह हर कोई सही नहीं होता पूरी तरीके से, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, लेकिन भारत में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमको यहाँ पे दिखाई गई है और भारत बहुत आगे जा सकता है हर क्षेत्र में। उम्मीद है कि आप इस पूरे एनालिसिस को, पूरे केस स्टडी को यहाँ पे समझ पाए होंगे। और अगर मैं आपसे बात करूँ आपके हित की, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो देखो UPSC की तैयारी के लिए हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 21 जुलाई एडमिशन की अंतिम तिथि है। मेरा कोड आपने यूज़ करना है GRS लाइव। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल है, आपको PDF मिल जाएगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपकी फीडबैक हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।